हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग पढ़ रहे हैं नीट जेईई के लिए फिजिक्स। टॉपिक हम लोग का चल रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स। ऑलमोस्ट हर चीज़ इसमें कवर की जा चुकी है। एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, तो देखिए पहला जो हम लोग का टॉपिक है, हेडिंग दीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फैक्टर्स affecting surface tension। इसमें देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। कुछ लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड नाम से भी आपको मिल जाएंगे। उसमें हम लोगों ने क्या कवर किया था, प्रेशर के बारे में, विस्कोसिटी वगैरह के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फ्लूइड मैकेनिक्स चल रही है उसमें हम लोगों ने सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और अभी लेटेस्ट क्या हम लोगों ने देखा है, कैपिलरी एक्शन। तो जो एक दो टॉपिक छूटे हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो देखिए दो फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पहला है आपका टेम्परेचर और दूसरा है आपका इम्प्योरिटीज। कैसे करते हैं, इसका पहली बात तो रिलेशन जान लीजिए क्या होता है। सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर 0 डिग्री 1 माइनस अल्फा T, 1 माइनस अल्फा T। जहां पर आपका जो T है ये ST है, ये क्या बताता है, सरफेस टेंशन एट T डिग्री सेंटीग्रेड। S0 क्या, देखिए सरफेस टेंशन को T से या S दोनों से डिनोट कर सकते हैं। T इसलिए नहीं किया ताकि TT आपको जो है कॉमन न लगने लगे। सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्फा आपका क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। यहां से आपको रिजल्ट ये मिलता है कि इफ टेम्परेचर राइजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा। और एक दो पॉइंट है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 0 एट बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी लिक्विड के आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इट वैनिसेस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका, हॉट सूप इज टेस्टी या टेस्टियर देन कोल्ड सूप। कह रहा है हॉट सूप जो है वो आपका ज़्यादा टेस्टी है, किसकी कंपैरिजन में, कोल्ड सूप के कंपैरिजन में। अब बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। हॉट सूप है मतलब टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। जब टेम्परेचर आपका ज़्यादा है तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से माउथ में आपके ज़्यादा फैलेगा। याद करिए जब मैंने आपको पढ़ाया है क्या, सरफेस टेंशन, तो क्या बताया था कि सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है फ्लूइड की
अपने सरफेस एरिया को मिनिमम से मिनिमम रखने की। याद आ रहा है? सरफेस टेंशन क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? लिक्विड की या फ्लूइड की अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखने की। तो जब आपने कोल्ड सूप डाला तो वो माउथ के लिमिटेड पोर्शन पे ही पहुंच पाया, आपकी टंग के लिमिटेड पोर्शन पे ही पहुंच पाया। लेकिन जब आपने हॉट सूप डाला अपने मुंह में तो वो पूरे मुंह में आपके क्या हो गया? माउथ में क्या हो गया? फैल गया। तो इसलिए कहते हैं कि हॉट सूप जो है वो टेस्टियर लगता है इन कंपेयर टू कोल्ड सूप। दूसरा आपने देखा होगा कि ठंडी का जब सीजन आता है तो जो मशीनें होती हैं वो जाम होने लगती हैं मशीनरी पार्ट्स गेट्स जैम्ड इन विंटर। मशीनरी पार्ट्स गेट्स जैम्ड इन विंटर। देखिए होता क्या है कि मशीनरी जो पार्ट्स होते हैं उसमें ऑयलिंग की जाती है, जिसको ग्रीसिंग भी बोलते हैं, ऑयलिंग भी बोलते हैं। तो ठंड के सीजन में क्या होगा कि टेम्परेचर डाउन होगा, तो वो जो ऑयल है, वो जो ग्रीस है, वो अपने सरफेस से जो क्या करेगी? कम करने की कोशिश करेगी, जिससे जो मशीनें हैं वो क्या हो जाती हैं? एक तरह से आपको लगता है कि बहुत ही रफ चल रही है, बहुत ही टाइट चल रही है, इसको बोलते हैं जैम्ड हो जाना। तो ये क्या था? टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे? सरफेस टेंशन पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा। सरफेस टेंशन घटने का मतलब ये है कि जो आपका फ्लूइड या आपका लिक्विड है वो आसानी से, ज्यादा आसानी से फ्लो कर सकता है। मेन चीज क्या है? फ्लो कर सकता है। ठीक है। इंप्योरिटीज में क्या है? द प्रेजेंस ऑफ impurities may increase or decrease surface tension. Depending on टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब मिलावट। किसी भी प्योर चीज में अगर आप कुछ मिलाते हैं तो हो सकता है कि उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाए? बढ़ जाए, या ये भी संभावना है कि उसका सरफेस टेंशन घट जाए। कुछ आप अगर इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ता है, कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन घटता है। जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाएं, सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक NaCl, तो जो आपका सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इफ सोडियम क्लोराइड इज dissolved in water, then surface tension of water increases। अगर आप सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाएंगे तो पानी का सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप फेनॉल को पानी में मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इफ फेनॉल इज मिक्स्ड इन वाटर, देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मार्कर को इंक दे देते हैं। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो किसको इफेक्ट कर रहे हैं? सरफेस टेंशन को। क्लियर है बात? एक क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? टेम्परेचर। दूसरा क्या है? इम्प्योरिटी। ठीक है, तो कहीं पर मिलावट काम आ रही है, कहीं पर मिलावट काम नहीं आ रही।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है वो आपका इंजीनियरिंग में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये मान लीजिए आपका क्या है, कोई ट्यूब है, इसमें क्या फ्लो कर रहा है, लिक्विड। ये एक दूसरा ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पर जो इस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी है, यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी है। इसलिए ये जो फ्लो है ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, और ये कैसा फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो। याद है आपको स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, जहां पर जो प्रीवियस पार्टिकल है वो अपने से जो आगे पार्टिकल गया हुआ है उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है एक लाइन में। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, पानी गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हम लोग के घरों में पानी आता है तो हम लोग ये चाहते हैं कि पानी कैसा हो, स्ट्रीम लाइन हो। स्ट्रीम लाइन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ सकेगा। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर है वो भी यही चाहते हैं कि क्या हो, स्ट्रीम लाइन फ्लो में पानी लोगों के घर तक पहुँचे। तो आपको बताया गया था कि एक लिमिटेड स्ट्रीम लाइन जो फ्लो आपको मिलता है वो एक लिमिटेड वेलोसिटी के लिए ही मिलता है। अगर उस वेलोसिटी से आपकी वेलोसिटी बड़ी हुई, वो वेलोसिटी कौन सी है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर आप नीचे फ्लो कर रहे हैं तो आपका फ्लो जो है वो स्ट्रीम लाइन होगा। क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर आप ऊपर फ्लो कर रहे हैं तो आपका जो फ्लो है वो कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा, ठीक है। अब रेनॉल्ड्स नंबर एक क्वांटिटी होती है, RE से दिखाते हैं। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है रो वी डी बाई ईटा। रो वी डी बाई ईटा, ठीक है। रो क्या है आपकी, रो क्या है, डेंसिटी। वी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप। और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए अगर जो RE है वो लेस देन क्या है 1000, तो जो फ्लो है आपका
फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से बड़ा है तो फ्लो इज टर्बुलेंट। इफ 1000 से बड़ा हो RE और 2000 से क्या हो, छोटा हो, मतलब 1 और 1000 2000 के बीच में हो, फ्लो इज मिक्स्ड। मतलब कभी ये स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, कभी ये टर्बुलेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है इस फॉर्मूले की मदद से जो इंजीनियर्स होते हैं वो ये काउंट करते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर कितना आ रहा है। कैसे? मान लीजिए आपको पानी भेजना है, तो जिस पाइप से भेज रहे हैं उस पाइप की डायमीटर को आप मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो आप लिक्विड या फ्लूइड भेज रहे हैं उसकी डेंसिटी आपको बिल्कुल मालूम ही रहती है। वेलोसिटी आप पता कर सकते हैं किससे? आपके पास आपने वेंचुरी मीटर पढ़ा हुआ है इसी कोर्स में, जो है वेंचुरी मीटर क्या बताता है? फ्लोइंग फ्लूइड की क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। उससे आप क्या निकाल लेंगे? वेलोसिटी। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको हर मटेरियल का पहले से पता होता है, पूरा का पूरा चार्ट अवेलेबल रहता है। तो इसकी मदद से लोग क्या निकालते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं वो निकालते हैं इसकी वैल्यू, देखते हैं कि अगर 1000 से कम आ रही है तो ओके कर देते हैं, अगर 2000 से ज़्यादा आ रही है या 1000 से भी ज़्यादा आ रही है तो कोशिश करते हैं कि उसको मैनेज किया जाए। मैनेज करने का तरीका क्या है कि आप चाहते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर कम आए, तो देखो जो हम चीज़ हमारे हाथ में है वो क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे? कम। इसीलिए कहा जाता है कि जो कम वेलोसिटी है उसी में स्ट्रीमलाइन फ्लो आएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें लिंक हैं आपस में। तो हम लोग क्या करते हैं? वेलोसिटी को लिमिटेड रखते हैं। बहुत ज़्यादा तेज पानी नहीं, आपने अगर देखा होगा तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में पानी नहीं आता। हाई स्पीड में उस पानी को खींचने के लिए आप क्या लगाते हैं? मोटर लगाते हैं। जो बाकी जो नॉर्मल स्पीड में पानी जो आता है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, नगर निगम से, वो काफ़ी स्मूथली स्पीड में आता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता। ठीक है ना, वो उसका कारण यही है कि वो चाहते हैं कि जो फ्लो है वो कैसा हो? स्ट्रीमलाइन हो। इसलिए रेनॉल्ड्स नंबर को क्या रखना है? कम रखना है। कितना रखना है? कोशिश रहती है कि 1000 से कम रहे। अगर 1000 से नहीं कम हो पा रहा तो 1100-1200 तक भी ठीक रह जाता है, लेकिन उससे ऊपर थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें। ये है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी, 2 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर collapses to form a single large drop, collapses to form a single large drop। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका एम्स 2003 में आया है, एम्स 2003। कह रहा द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इज, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 रेशियो 2 की पावर 1/3, 1 रेशियो 2 की पावर 1/3। ऑप्शन बी है 2 की पावर 1/3 रेशियो 1। ऑप्शन आपका सी है 2 रेशियो 1। ऑप्शन डी है 1 रेशियो 2। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छा 2 मिल के 1 बन रही हैं तो या तो 2 रेशियो 1 लगाते हैं या 1 रेशियो 2 लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट से चलना है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए कराए हुए हैं। तो पहले आप क्या निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन पहले की जो रेडियस है और बाद की जो रेडियस है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि जो बाद में जो ड्रॉप आपकी जो शुरू की जो ड्रॉप थी, ठीक है ना, वो कितनी थी 2, उनके लिए रेडियस स्मॉल आर मान लीजिए और बाद में जो ड्रॉप बनी उसके लिए कैपिटल आर मान लीजिए। तो देखिए 4π3 आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2 × 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये 2 थी पहले और बाद में मिलके कितनी बन गई, एक बड़ी बन गई। तो बड़े के लिए बड़ा आर, छोटे के लिए छोटा आर। 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 2 आर की पावर 3, क्यूब रूट ले लेंगे तो आर बराबर 2 की पावर 1/3 आर। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो कैप स्मॉल आर, अब यहां पर अगर स्क्वायर कर दूं मैं तो 2 की पावर 2/3 हो जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर का रेशियो निकालना हो, क्या निकालना हो, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, तो क्या ये 2 की पावर -2/3 होगा। देखिए कैसे हो रहा है, आर स्क्वायर यहाँ गया, ये यहाँ गया, नीचे है ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी माइनस में। इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है इनिशियल सरफेस एनर्जी और फाइनल सरफेस एनर्जी का क्या बताना है, आपको रेशियो बताना है। तो
इनिशियल सरफेस एनर्जी, और नीचे क्या है, फाइनल सरफेस एनर्जी। अब अगर आप लोग को याद हो तो सरफेस एनर्जी क्या होती थी, डेल्टा यू बराबर टी डेल्टा ए। तो देखिए डेल्टा ए क्या हो जाएगा, पहले इनिशियली कितनी ड्रॉप थी, 2 ड्रॉप थी, एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, क्योंकि सेम मटेरियल है, सेम आपके पास लिक्विड है, तो सरफेस टेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई, और क्या हो जाएगा देखिए कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी। बताइए सही है, 4 पाई आर स्क्वायर टी और 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल टी, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 देखिए 4 पाई टी 4 पाई टी, देखिए क्या आया 2 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्या यहाँ से हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर -2/3। देखिए बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। देखिए ये 1 है, यहाँ की पावर 1 मान सकते हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 2/3। तो 2 की पावर कितनी आ गई 1/3। इसके साथ हम लोग क्या मान सकते हैं, डिवाइड में 1 लिखा है, तो जो आपका आंसर है वो क्या आया 2 की पावर 1/3 रेशियो 1। 2 की पावर 1/3 रेशियो 1, 2 की पावर 1/3 रेशियो 1। कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये नहीं देख लेना कि अच्छा 2 थी 1 हो गई तो 2:1 कर दिया, 1 थी 2 हो गई 1:2 कर दिया, इस तरह की तरीके ना फॉलो करें, ठीक है। नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं मनोज अग्रवाल
मंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत इससे पहले आप केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल हाइपोथायरॉयडिज्म में कैटिज्म मिक्सोडिमा, इसके बाद ग्वाइटर पढ़ेंगे, ग्वाइटर के बाद हाशिमोटोसिस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। जो क्या हो जाएगा? आएगा, समस्या आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है देखिए कह रहा है द वर्क डन in increasing the size of the work done in increasing the size of a soap film the work done in है increasing the size of a soap film from 10 centimeter to 6 centimeter to 10 centimeter into 11 centimeter, ठीक है, is 3 into 10 की पावर -4 जूल। कह रहा द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म इज, द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म इज, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1.5 इंटू 10 की पावर -2, 1.5 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन आपका 2 है 3 इंटू 10 की पावर -2, 3 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन आपका थर्ड है 6 इंटू 10 की पावर -2, 6 इंटू 10 की पावर -2 और ऑप्शन डी है 11 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये सब सरफेस एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक हैं। आप जानते हैं कि किसी का साइज इंक्रीज करने में जो वर्क डन होता है वो सरफेस एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली ये जो वर्क डन दिया है ये आपको सरफेस एनर्जी दी हुई है। साइज आप कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 10 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर कहाँ तक, 10 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। बात क्लियर है? तो चलिए पहले आप क्या निकालेंगे, A1 निकाल लीजिए। देखिए A1 निकाल लीजिए, A1 क्या हो जाएगा, देखिए 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, देखिए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 60 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसी तरह आप क्या निकालेंगे, A2 क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर यानी कि 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 110 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो मैंने A1 निकाल लिया, मैंने क्या निकाल लिया, A2 निकाल लिया। अब आप जानते हैं, देखिए याद करिए सोप की जब भी बात होती थी तो मैंने कहा था कितने सरफेस एरिया होते हैं, 2 सरफेस एरिया होते हैं। तो फॉर ए सोप फिल्म W बराबर डेल्टा U बराबर क्या होता है, T इंटू डेल्टा ए नॉर्मली होता है, लेकिन सोप फिल्म में क्या हो जाता है, T इंटू 2 इंटू डेल्टा ए। बात क्लियर है? डेल्टा ए क्या हो जाएगा आपका, A2 माइनस A1। तो यहां से देख लीजिए W बराबर क्या हो गया, T इंटू 2 इंटू A2 माइनस A1। ठीक है, आपको T चाहिए तो T को यहां छोड़ दीजिए, बाकी सबको यहां, तो क्या हो जाएगा W/2 A2 माइनस A1। बताइए कोई दिक्कत, W/2 A2 माइनस A1, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए T W कितना दिया था आपको, 3 इंटू 10 की पावर -4, यहाँ क्या है 2, A2 कितना है
110 गुणे 10 की घाते -4 -60 गुणे 10 की घाते -4। देखिए कितना आया, t बराबर 3 गुणे 10 की घाते -4 बटे 2 गुणे 110 में 60 गया, कितना बचा 50 गुणे 10 की घाते -4। तो आप देखेंगे 10 की घाते -4 से 10 की घाते -4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आप इसको हल करेंगे तो देखिए 3 और ये 50 × 2 कितना हो गया 100। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन पर मीटर। तो यानी कि ऑप्शन क्या सही है आपका, बी। बताइए कोई दिक्कत, नोट डाउन कर लें इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका एम्स जिपमर एमपी पीएमटी में आप पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर क्वेश्चन ये भी आईआईटी में पूछा जा चुका है, ईयर मुझे कंफर्म नहीं है। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एक्वायर्स ए टर्मिनल वेलोसिटी acquires a terminal velocity v1 a terminal velocity v1 when falling किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेन फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू ए विस्कस फ्लूइड having a coefficient of viscosity eta, having a coefficient of viscosity eta। ये आपको पहली कंडीशन दे दी है। कह रहा है ये जो स्फीयर है, द स्फीयर इज ब्रोकन इनटू 27 आइडेंटिकल स्फीयर्स, 27 आइडेंटिकल स्फीयर्स। कह रहा है इफ ईच ऑफ दीज एक्वायर्स, इफ ईच ऑफ दीज एक्वायर्स ए टर्मिनल वेलोसिटी v2, a terminal velocity v2 then the ratio of v1 to v2 is, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 9, दूसरा ऑप्शन है 1/27, ऑप्शन सी है 1/9 और ऑप्शन डी है आपका 27। देखिए आईआईटी क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम रहती है कि थोड़ा सा लैंग्वेज आपको इतनी बड़ी और इतनी टफ दे देता है कि आप देख के घबरा जाते हैं, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व किया जाए। तो देखिए वही काम है, पहले आपको वॉल्यूम क्या करना है, बराबर करना है। तो 27 स्मॉल स्फीयर्स बराबर क्या है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 का क्यूब बराबर इंटू में क्या लिखा है R का क्यूब बराबर क्या है कैपिटल R का क्यूब। क्यूब रूट ले लेंगे अगर आप तो देखिए 3R बराबर क्या आएगा कैपिटल R आ जाएगा। तो स्मॉल r क्या आ गया आपका कैपिटल R/3, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आप जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, आपको याद होगा टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, याद है 2/9 R स्क्वायर। ठीक है ना, d माइनस डी या सिग्मा माइनस डी जी अपॉन क्या होता है 9 नीटा। ठीक है ना, तो वहां हमें मतलब किससे, हमें केवल मतलब रेडियस से, हमें बाकी फैक्टर से मतलब नहीं है, तो हमने केवल इसको ले लिया। तो अगर मैं यहां से v1/v2 निकालूं तो क्या वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर के, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना, या प्रोपोर्शनलिटी के आप बराबर भी लगा सकते हैं क्योंकि जो कांस्टेंट थे वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बस वैल्यू रख दीजिए यहां पर वैल्यू रख देंगे किसकी, R1 और R2 की। तो देखिए R1 क्या है आपकी पहले की रेडियस, ठीक है ना, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा R1 सॉरी पहले की रेडियस है और R2 क्या है बाद की रेडियस है। मतलब ये जो स्मॉल r है ये आपका क्या है R2, इसको इस तरह लिख सकते हैं आप
V1 बटे V2 बराबर स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। तो देखिए V1 बटे V2 कितना आया, स्मॉल आर का स्क्वायर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखिए आपका क्या आ जाएगा, रुकिएगा कुछ रिवर्स तो नहीं हो रहा, नहीं देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है, रिवर्स हो गया है ये। यहाँ पर देखिए आपकी जो स्टार्टिंग में थी वो क्या थी, बड़ी वाली रेडियस थी ना, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर करिए और यहाँ पर क्या करिए, स्मॉल आर स्क्वायर करिए। अब ये सही है, आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर क्या है आपका, आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो V1 बटे V2 क्या आया, 1 अपॉन 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो V1 बटे V2 बराबर क्या आया 9, या इसको हम क्या कह सकते हैं, बस और कुछ नहीं कहना, यही निकालना था। क्या आ गया, ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट आंसर, नोट डाउन करिए। ठीक है, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब, ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, ठीक है। द वाटर राइजेज अप टू 8 सेंटीमीटर, ये टॉपिक मैंने आपको कल ही पढ़ाया है। द वाटर राइजेज अप टू 8 सेंटीमीटर तक वाटर क्या हो गया, राइज हो गया। कैपिलरी ट्यूब को आप क्या करेंगे, वाटर में डिप करेंगे तो क्या होगा, राइज करेगा। कौन सा मेनिस्कस बनेगा, कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है। फिर कह रहा है इफ द इंटायर अरेंजमेंट, इफ द इंटायर अरेंजमेंट इज put in a freely falling elevator of the length of elevator, the length of the water column, the length of the water column in the capillary tube, will be, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 4 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर या डी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को एक बार समझिए,
कह रहा था एक वाटर में आपने कैपिलरी ट्यूब क्या की, डिप की, मतलब डुबोई, तो उसमें पानी कितना चढ़ा, 8 सेंटीमीटर, जबकि कैपिलरी की ट्यूब की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है अगर इस पूरे अरेंजमेंट को या पूरे ऑपरेटर्स को उठाकर कहाँ रख दे, फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, जो एलिवेटर आपका मतलब लिफ्ट की बात कर रहा है, क्या हो रही है, लिफ्ट जो है फ्री फॉल कर रही है, गिर रही है। जब फ्री फॉल करती है तो आप जानते हैं स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब स्मॉल जी की वैल्यू, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, फॉर फ्रीली फॉलिंग स्मॉल जी क्या हो जाएगा, 0। जब स्मॉल जी 0 हो जाएगा तो जो पूरा का पूरा जो आपका फ्लूइड है वो कहां तक राइज कर जाएगा, 20 सेंटीमीटर पूरी कैपिलरी तक। अगर और बड़ी कैपिलरी होती तो और ऊपर तक राइज कर जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, वाटर विल राइज टू द फुल लेंथ, वाटर विल राइज टू द फुल लेंथ दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।